मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक रहेगा अपना एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी भ्रूणीय प्रेरण। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 23 नंबर और सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। अब देखिएगा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है। आप सभी जानते हो कि मनुष्य या फिर जितने भी स्तनधारी है वो क्या है, एक बहुकोशिकीय जंतु है। मनुष्य क्या है, आप एग्जाम्पल मनुष्य का ले लीजिए। मनुष्य क्या है, एक बहुकोशिकीय जंतु है। अब देखिएगा इन बहुकोशिकीय जंतुओं में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान, किसके दौरान, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान, किसके दौरान, बहुकोशिकीय जंतुओं में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान अविभेदित कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, अविभेदित कोशिकाएं विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित होना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। कहने का मीन ये है कि बहुकोशिकीय जंतुओं के अंदर जब एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है, इस दौरान अविभेदित कोशिकाएं विभेदित होना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। अब देखिएगा इस प्रकार ये विभेदित जो कोशिकाएं होती है यानी अविभेदित कोशिकाएं क्या करती है, विभेदित होना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये विभेदित जो कोशिकाएं होती है आगे चलकर भ्रूण के विभिन्न अंगों का क्या करती है, अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिएगा कि इसी दौरान डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण या विभेदन और अंगों के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग निर्माण। ठीक है, अब देखिएगा इसी दौरान डिफरेंशिएशन यानी विभेदन, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंग निर्माण की क्रिया के दौरान बाह्य तथा आंतरिक कोशिकाएं, कौन सी, बाह्य तथा आंतरिक कोशिकाएं, बाह्य तथा आंतरिक, बाह्य तथा आंतरिक कोशिकाएं जो होती है वो आपस में मिलकर के प्राइमरी रूडिमेंट्स का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, प्राइमरी रूडिमेंट्स का निर्माण करती है, यानी प्राथमिक आधावशेष का क्या करती है, निर्माण करती है। प्राथमिक आधावशेष, प्राइमरी रूडिमेंट्स का क्या करती है, निर्माण करती है। इस प्राइमरी रूडिमेंट्स के अंदर जो विभिन्न ऊतक होते हैं, प्राइमरी रूडिमेंट्स के अंदर ऊतक तथा कोशिकाओं के मध्य, ऊतक तथा कोशिकाओं के मध्य, ऊतक तथा कोशिकाओं के मध्य विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं होती रहती है। ठीक है, इस प्राइमरी रूडिमेंट्स के जो विभिन्न ऊतक और जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं होती रहती है। इन्हीं क्रियाओं को संयुक्त रूप से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्हीं क्रियाओं को संयुक्त रूप से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी भ्रूणीय प्रेरण कहा जाता है। अब देखिएगा जो भ्रूणीय ऊतक होता है वो रासायनिक उद्दीपनों का प्रेषण करता है। किसका करता है, रासायनिक उद्दीपनों का क्या करता है, प्रेषण करता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो भ्रूणीय ऊतक होता है वो रासायनिक उद्दीपनों का जैसे ही प्रेषण करेगा तो ये जो प्रेषण होते हैं वो अन्य भ्रूणीय ऊतक को विभेदित संरचना में परिवर्तित होने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब देखिएगा कि जिस भ्रूणीय ऊतक के द्वारा रासायनिक उद्दीपनों का प्रेषण किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर यानी प्रेरक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इंडक्टर यानी प्रेरक कहा जाता है। और जिस ऊतक पर इन रासायनिक उद्दीपनों का प्रेषण
का जो प्रभाव पड़ता है उन्हें क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव टिश्यू यानी प्रभावी ऊतक कहा जाता है। उनको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव टिश्यू यानी प्रभावी ऊतक कहा जाता है। अब देखिएगा, इन भ्रूणीय ऊतकों के द्वारा जो रासायनिक उद्दीपन या जिन रसायनों का प्रेषण किया जाता है उसे मोर्फोजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मोर्फोजन, मोर्फोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो आप एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा। इधर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी भ्रूणीय प्रेरण, भ्रूणीय प्रेरण। तो देखिएगा, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, बहुकोशिकीय जंतुओं में, बहुकोशिकीय जंतुओं में, बहुकोशिकीय जंतुओं में एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान बहुकोशिकीय जंतुओं के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान अविभेदित कोशिकाएं, अविभेदित कोशिकाएं या कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया, विभेदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, अर्थात अविभेदित कोशिकाएं, अविभेदित कोशिकाएं, अविभेदित कोशिकाएं विभेदित कोशिकाओं, अविभेदित कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाएं विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, अविभेदित कोशिकाएं विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है और ये कोशिकाएं आगे चलकर भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इस प्रकार डिफरेंशिएशन तथा ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया के दौरान बाह्य तथा आंतरिक
कोशिकाएं आपस में मिलकर के प्राइमरी रूडिमेंट्स प्राथमिक आधावशेष का निर्माण करती है। प्राथमिक यानी प्राइमरी रूडिमेंट्स का निर्माण करती है। इस प्राइमरी रूडिमेंट्स में विभिन्न ऊतक तथा कोशिकाओं के मध्य अनेक अनुक्रियाएं होती है, जिन्हें संयुक्त रूप से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की अपन डेफिनेशन की बात करें तो आपको पहले समझा दिया गया है, उसके बाद आपको डेफिनेशन इसकी लिखनी है। बहुकोशिकीय जंतुओं में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान अविभेदित कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात अविभेदित कोशिकाएं विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तित होना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये कोशिकाएं आगे चलकर भ्रूण के विभिन्न अंगों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिएगा, इस प्रकार डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस यानी विभेदन और अंग निर्माण की क्रिया के दौरान बाह्य तथा आंतरिक कोशिकाएं आपस में मिलकर के प्राइमरी रूडिमेंट्स यानी प्राथमिक आधावशेष का क्या करती है, निर्माण करती है। इस प्राइमरी रूडिमेंट्स में विभिन्न ऊतक तथा कोशिकाओं के मध्य अनेक अनुक्रियाएं संपन्न होती है, जिन्हें संयुक्त रूप से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर यानी प्रेरक क्या होता है। अब देखिएगा, जो भ्रूणीय ऊतक होते हैं उनमें मैंने बताया था आपको रासायनिक उद्दीपनों को प्रेषित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इस प्रकार इन रासायनिक उद्दीपनों का प्रेषण करने वाले ऊतकों को क्या बोलते हैं, इंडक्टर कहा जाता है। तो इंडक्टर की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, वो पूछा भी जाता है, इंडक्टर किसे कहते हैं, यानी प्रेरक किसे कहते हैं या प्रेरक क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, भ्रूणीय ऊतकों में रासायनिक उद्दीपनों को प्रेषित करने की क्षमता पाई जाती है। अतः इन रासायनिक
रासायनिक उद्दीपनों का प्रेषण यानी ट्रांसमिशन, प्रेषण करने वाले ऊतकों को इंडक्टर कहा जाता है। इंडक्टर कहा जाता है। ठीक है। इंडक्टर की डेफिनेशन आपको पता चल गई। और ध्यान रखिएगा, जो ऊतक रासायनिक उद्दीपनों का प्रेषण करता है उसको इंडक्टर बोलते हैं, और जिस ऊतक पर इन रासायनिक उद्दीपनों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टिश्यू, यानी क्या बोलते हैं, प्रभावी ऊतक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? प्रभावी ऊतक कहा जाता है। और इन भ्रूणीय ऊतकों के द्वारा जो रसायन प्रेषित किए जाते हैं उनको बोलते हैं मोर्फोजन। क्या बोलते हैं? मोर्फोजन। अब देखिएगा, आपको एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की डेफिनेशन पता चल गई। इंडक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्सिव टिश्यू क्या होता है, मोर्फोजन क्या होता है। अब देखिएगा, स्पेमेन नामक एक वैज्ञानिक था। स्पेमेन नामक एक वैज्ञानिक था। इस स्पेमेन नामक वैज्ञानिक ने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की क्रिया यानी भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, जिसको अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 के रूप के अंदर क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेमेन के प्रयोग। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की क्रिया को समझाने के लिए स्पेमेन नामक वैज्ञानिक ने जो अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे, यानी जो प्रयोग दिए थे, उसकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्पेमेन। स्पेमेन के प्रयोग। स्पेमेन के प्रयोग। ठीक है, तो स्पेमेन नामक वैज्ञानिक ने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की क्रिया को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या दिए थे, एक्सपेरिमेंट दिए थे। अपन बात करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर सिंपल सा डायग्राम है। इस डायग्राम के द्वारा एक्सपेरिमेंट को आसानी से अपन समझ सकते हैं।
ये है ब्लास्टोमियर, ये है 16 सेल स्टेज, ये क्या है एम्ब्रियो। अब इस एक्सपेरिमेंट को अपन आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्पेमेन था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पेमेन ने एग को यानी अंडे को बेबी के बाल से बांधा। किसके बाल से? एक्सपेरिमेंट यानी अपने पहले प्रयोग के अंदर स्पेमेन नामक वैज्ञानिक ने अंडे को बेबी के बाल से, ये क्या है? बेबी का बाल, बेबी के बाल से इस प्रकार से बांधा जैसे आप ये मान लीजिए जस्टर है, ये जस्टर को आप एग मान लीजिए, आप इसको किसी बाल से इस प्रकार बांधते हो, ठीक है। आप इस प्रकार से बांधते हो तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसको कस के बांधोगे तो आप ये दो भागों में क्या हो जाएगा? आसानी से डिवाइड हो जाएगा। बट इन्होंने इस एग को इस प्रकार से बांधा, किससे? बेबी के बाल से, कि एक भाग के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित रहे, दूसरे भाग के अंदर क्या रहे? न्यूक्लियस अनुपस्थित रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से बांधा कि एक भाग के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित रहे, दूसरे भाग के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट रहे, ठीक है। और इन दोनों भागों के मध्य, कौन से? न्यूक्लियस युक्त और न्यूक्लियस रहित वाले भाग, इन दोनों भागों के मध्य उन्होंने कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए क्या रखा? एक संकरा मार्ग यानी एक पतला मार्ग रखा। क्या रखा? पतला मार्ग रखा। आप इस जस्टर को ऐसे बांधोगे तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस रहित पार्ट है, ये क्या है? न्यूक्लियस युक्त पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स के मध्य आपने इस प्रकार थोड़ा सा इस जो बेबी का बाल था उससे उसको क्या रख दिया? थोड़ा सा लूज रख दिया, ताकि इन दोनों के मध्य यानी इन दोनों भागों के मध्य कोशिका द्रव्य का आसानी से क्या हो जाए? आदान प्रदान हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों भागों के मध्य उन्होंने कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए क्या रखा? एक संकरा मार्ग रखा, ताकि कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान आसानी से हो जाए। फिर स्पेमेन ने क्या देखा कि जिस भाग में न्यूक्लियस उपस्थित था, जिस भाग में न्यूक्लियस उपस्थित था उस भाग में शीघ्र ही क्लीवेज यानी विदलन की क्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। विदलन की क्रिया क्या हो गई? शीघ्र ही प्रारंभ हो गई। बट जिस भाग के अंदर न्यूक्लियस अनुपस्थित था यानी न्यूक्लियस रहित भाग के अंदर विदलन की क्रिया प्रारंभ नहीं हुई। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस भाग में न्यूक्लियस उपस्थित था उसमें क्लीवेज की क्रिया प्रारंभ हुई। तो फर्स्ट क्लीवेज हुआ, दो कोशिकाएं, दो से वापस कितनी बन गई? अगले क्लीवेज के दौरान 4, 4 में जो वापस से विदलन हुआ तो 8 कोशिकाएं, 8 में वापस से विदलन हुआ तो कितनी बन गई? 16 कोशिका अवस्था का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इन कोशिकाओं को क्या बोला उन्होंने? ब्लास्टोमियर्स। अब देखिएगा इन 16 कोशिकाओं ने देखा कि 16 कोशिकीय अवस्था के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ होता है वो केंद्रक रहित भाग के अंदर प्रवेश कर जाता है। स्पेमेन ने क्या देखा था कि 16 कोशिकीय अवस्था के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ होता है वो केंद्रक रहित भाग के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। अब देखिएगा जैसे ही केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक रहित भाग के अंदर प्रवेश करता है तो इस भाग के अंदर भी विदलन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। इस भाग के अंदर क्या हो जाती है? विदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे
केंद्रकीय पदार्थ इस केंद्रक रहित भाग के अंदर प्रवेश किया तो उसमें विदलन की क्रिया क्या हुई, प्रारंभ हो गई। फिर स्पेमेन ने क्या किया कि जब इस भाग में विदलन की क्रिया, कौन से भाग के अंदर, केंद्रक रहित भाग के अंदर जब विदलन की क्रिया प्रारंभ हो गई तो स्पेमेन ने इस एग के दोनों भागों को अलग कर दिया। इस भाग को और इस भाग को, दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। तो अलग करने के बाद स्पेमेन ने क्या देखा कि दोनों ही भाग जिसमें केंद्रक अनुपस्थित नहीं था और जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित था, ये दोनों ही भाग आगे परिवर्तित होकर के यानी डेवलप होकर के एक कंप्लीट एम्ब्रियो का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जिसमें उपस्थित था उससे तो कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण होना ही है, ठीक है। लेकिन 16 कोशिकीय अवस्था के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ था वो केंद्र रहित भाग के अंदर प्रवेश कर गया था। इस कारण इस भाग के अंदर भी विदलन की क्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अब इस भाग को अलग करने के पश्चात भी ये भाग भी डेवलप यानी परिवर्तित होकर के एक कंप्लीट भ्रूण का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो ये था स्पेमेन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आगे अपन बात करते हैं इसके सेकंड एक्सपेरिमेंट की। आगे अपन किसकी बात करते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट की।